अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो यंग मैन। अरहम उसके बेड के साथ खड़े हो गए, जबकि दूसरी जानिब मौजूद असफर अब भी उसके चार्ट पर निगाह दौड़ा रहा था। वालेकुम अस्सलाम, बेहतर हूँ पहले से। पेट पर मौजूद जख्म इतनी तकलीफ नहीं देता, लेकिन कंधे का जख्म बहुत दर्द करता है। उन्होंने झुककर उसके दोनों जख्मों का बगौर मुआयना किया और फिर सीधे होते उसे बताने लगे, ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जो गोली तुम्हारे पेट पर लगी थी उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाइस जख्म ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन तुम्हारे कंधे पर लगी गोली बहुत अंदर तक उतरी थी। उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा तुम्हें। कितना टाइम? कम अज़ कम 1 महीने का अरसा। उससे पहले अगर तुमने इसके साथ लापरवाही बरती तो ये ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। एहतियात करनी होगी तुम्हें। मुझे डिस्चार्ज कब तक किया जाएगा? वो अब के उसकी फ़ाइल पर निगाह दौड़ा रहे थे। उसकी बात पर झुका सर उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे अंदाजे से ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर कर रहे हो तुम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। उसने मायूसी से सर वापस तकिए पर रखा। 10 दिन? इतने दिनों से इस अस्पताल में रहना था, काम अधूरे थे और इस तरह अस्पताल में रहना बहुत मुश्किल। उसके अंदर बेजारियत से वाह होने लगी थी। डॉक्टर्स उसका मुआयना करके पलटे तो उसी समते कानिता जैन को लिए रूम में दाखिल हुई। नफीस से सूट में मलबूस, हमेशा की तरह बावकार और ठहरी हुई, लेकिन उस वक्त वली को ऐसे बिस्तर पर दराज देख उसका सारा ठहराव बह गया था गोया। जैन भी उसके पास भाग कर आया तो उसने चौंक कर आंखें खोली। उन्हें देखकर वो एक लम्हे को हैरान हुआ। कैसे हो वली? और ये सब कैसे हुआ? क्या कर रहे थे तुम? ख्याल क्यों नहीं रखते हो तुम अपना? वो न जाने क्यों बोलते बोलते यकदम रोने लगी तो वली परेशान हो गया। एक तो जिन औरतों से उसे मोहब्बत थी वो रोया बहुत करती थी, बीजान, कानिता और फिर अमल। उसको कैसे भुलाया जा सकता था? वो तो रोने और रुलाने दोनों में कई हाथ आगे थी। मैं ठीक हूँ कानिता, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर साथ खड़े जैन के बालों पर हाथ फेरा। वो उसके हाथ को पकड़े खड़ा था। छोटा सा एक्सीडेंट? तुम्हारे इस छोटे से एक्सीडेंट ने कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं वली। और तुम कितने आराम से कह रहे हो कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। कितने जालिम हो तुम, हर वक्त अपनी मौत की बातें किया करते थे ना। देख लो अब किस हालत में हो तुम। उन्होंने कहकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाया। वो उसके सामने यूं कमज़ोर पड़कर रोना नहीं चाहती थी, मगर वो रो रही थी। वली ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा, फिर राजदारी से सर आगे को झुककर जैन के करीब हुआ। तुम्हारी मामा को क्या हुआ है? मामा बहुत गुस्से में हैं आप पर। उन्हें बीजान ने बताया कि आप अस्पताल में हैं और इंजर्ड भी। मामा तब से परेशान है, अब आपके सामने है तो गुस्से में रो रही हैं, क्योंकि मार नहीं सकती ना आपको। उसकी धीमी सी आवाज़ में जवाब पर वली बेसाख्ता हंसा। कांता ने चेहरा हाथों से रगड़कर साफ किया और फिर उसके हंसते चेहरे को परेशानी से देखा। मैं डर गई थी वली, बहुत बदतमीज़ हो तुम, बहुत डर गई थी मैं, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो, जिंदा हो, सलामत हो, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने आगे बढ़कर साइड टेबल पर एक टिफ़िन रखा और फिर साथ लगे सोफे पर जा बैठी। वली अब जैन के बिखरे बालों को मजीद बखेर रहा था। वो कैसी है? वो जो उसके बालों में हाथ फेर रहा था चौंक गया। जानता था कांता का इशारा किस जानिब है। एक लम्हे के ठहराव के बाद उसने जैन को अपने साथ बेड पर बिठाया। नहीं जानता। जब से अस्पताल आयो, क्या एक बार भी देखने नहीं आई तुम्हें? उसने गहरा सांस लेकर अंदर जमा होती मायूसी को बाहर निकाला। नहीं, बहुत समझदार है वो, पता है उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। समझदार है या नहीं, लेकिन समाज की बेड़ियाँ बहुत भारी हैं उसके पैरों में। वो इन बेड़ियों से ऐसे ही आज़ादी हासिल नहीं कर सकती वली। वो एक पल को मुस्कुराया, कुछ याद आ गया था उसे। समाज, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना तो भी उसे वो करने से रोक नहीं सकती जो वो करना चाहती है। मेहमानों से भरे घर में अगर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बड़े जुमले ठंडे अंदाज में बोलकर उबाल सकती है तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। कांता, आप जानती नहीं है उसे अभी। अगर वो आना चाहती तो आ जाती, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं, अपने बाबा के साथ ही आती, लेकिन वो जानती है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। उसने आराम से कहकर उसकी जानिब देखा। मंगनी हो गई है ना उसकी? कांता की बात पर बहुत बुरी तरह से कुछ चुभा था उसके अंदर, अंदर कहीं बहुत अंदर, मगर वो बिना तासुर दिए यूं ही चंद पल उन्हें देखे गया और फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। जी, तुमने उसे खो दिया। पाया ही कब था? बहुत बेसाख्तगी से कहकर उसने कांता को लाजवाब कर दिया। वो चंद लम्हे उस लड़के को देखे गई जो अस्पताल के लिबास में मलबूस पहले से खासा मुस्महिल लग रहा था, थका थका और आखिरी हद तक बेजार। उसे खुद से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को थी वो इंसाफ उनके साथ भी नहीं कर पाता था।
खुद को किसी अज़ियत के गड्ढे में डालते वो कभी सोचता जो नहीं था उनके बारे में, कितना बुरा था वो। अच्छा, अब रिकवर करके अपना ख़्याल रखो वली। तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं अज़ीज़, लेकिन जो लोग तुम्हारे आस-पास रहते हैं उन्हें तुम बेहद अज़ीज़ हो। बीजान मुझसे फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी तुम्हारे लिए। आगा जान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें ऐसी हालत करने वाले इंसान को ढूँढने की, और अमल, उसका क्या हाल होगा शायद मैं अंदाज़ा भी ना कर सकूँ। खुदारा अब ख़त्म करो इस सब को। कांता ने जैसे अपनी आखिरी कोशिश की थी उसे समझाने की। उसने किसी बहुत ज़िम्मेदार और बाअदब बच्चे की तरह गर्दन हिलाई। बिल्कुल, बहुत ख़्याल रखूँगा मैं, आप फ़िक्र मत करें। स्कूल कैसा जा रहा है आपका? उसने कांता से चंद एक बातें की और वो भी उसे मुख्तसर जवाब देती, साथ साथ कुछ ना कुछ परेशानी से कहकर वो उठती और फिर उसे डांट देती तो वली मुस्कुरा देता। कितनी मजबूत और कितनी कमज़ोर हुआ करती हैं ना ये औरतें। कुछ देर बाद जब वो उससे मिलकर चली गईं तो उस पहर कमरे में असगर दाखिल हुआ, शॉपिंग बैग से लदा फदा, अपनी ही धुन में मस्त कोई गीत गुनगुनाता। उसने सर से पैर तक उसे देखा। रफ जीन्स, माथे पर बिखरे बाल और जैकेट, बिलाशुबा वो असगर ही था। हाई स्कूल की लड़कियों का मुश्तरका क्रश। असगर शाह, कैसे हो? उसने बैग्स एक तरफ सोफे पर रखे और फिर मुड़कर साथ लाई ताज़ा फूलों को साइड टेबल पर रखा। एक पल को उसकी नज़र टिफ़िन पर पड़ी। ये कौन लाया? कांता लाई थी। ओ, वो कब आई? साथ ही झुककर सोफे पर बैठते अपने जोगस के तस्मे बंद करने लगा। सदा का लापरवाह इंसान, थोड़ी देर पहले आई थी। तुम कब से जाग रहे हो? फजर से। क्यों, नींद नहीं आ रही? एक लम्हे को चेहरा उठाकर उसे बगौर देखा। जाहिर है नींद नहीं आ रही तो जागता हूँ ना। क्यों, सड़ते ही रहना हर वक्त। उसने नाक से मक्खी उड़ाकर साथ रखे शॉपिंग बैग्स एक एक करके एक जानिब को तरीके से रखे। ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे तुम, फिर पहन लेना इन कपड़ों में कुछ। पहले इतने बदसूरत हो, ऊपर से इस हॉस्पिटल के कपड़ों में तो अजीब ही लग रहे हो। उसने मज़े से कहकर उसे देखा तो वली ने उसे, हो गया तुम्हारा? वाली नज़रों से देखा। क्या हुआ, परेशान हो किसी बात पर? उसने गहरा सांस लिया। नहीं, कहते ही उसने चेहरा दूसरी जानिब फेर कर आंखें मूंद ली। असगर जानता था कि उससे पूछना बेकार था, इसलिए फिर मज़ीद कोई बात किए बगैर वो वहाँ से उठ गया। उसके जाते ही वली ने अपनी मूंदी आंखें खोली। अस्पताल के सफ़ेद पेंट से रंगी बेरंग सी छत को तकते उसकी नज़रों के पार अमल ज़मान सफ़ेद लिबास में जगमगा रही थी, लेकिन फिर ताज़ा सुर्ख खून के धब्बे, अपने लिबास पर लगा खून, वो क्यों उसके खून से दागदार हो रही थी? क्या उस पर कुछ ऐसा आने वाला था जिसकी वजह वली होगा? घबरा कर उसने सांस लिया था गहरा, फिर दोनों हाथों पर जोर देकर उसने उठने की कोशिश की। तकलीफ बढ़ने लगी थी, सांस फूल रहा था, लेकिन वो उठ नहीं सका। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। बेबसी से सर तकिए पर टिकाते उसे बहुत से वसवसों ने आ घेरा। अगर हाशिम ने उसके पीछे अमल को कोई तकलीफ पहुंचाई तो, और अगर शाजिया ने उस पर बदनामी का कोई दाग लगाने की कोशिश की तो। उफ, बालों में हाथ फेर कर उसने बढ़ती बेचैनी को कम करने की कोशिश की, लेकिन तन्हा रास्तों के मुसाफिर अक्सर यूं ही बेचैन रहा करते थे। दूर कहीं ज़ोहर की अजान गूंजी तो वो चौंका। नमाज, एक अरसा हो गया था उसे नमाज पढ़े, एक अरसा हो गया था उसे मस्जिद की शक्ल देखे, लेकिन फिर भी उसका दिल, उसके सख्त से दिल में कोई नरमी पैदा नहीं हुई। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा था और ना ही किसी से शिकवा करने के लिए उसने सर उठाया था। खामोशी से बिस्तर पर लेटे वली अहमद के स्पार्ट से खोल में दरारें पड़ने लगी थी। अजान की आवाज़ अब के वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी, ऐसी आवाज़ जो निजात की जानिब बुलाया करती थी, ऐसी आवाज़ जो कामयाबी की तरफ दावत देती थी। उसने सर मुँह लपेट कर बिस्तर पकड़ लिया था। ना ही किसी से बोलने का दिल चाहता था और ना ही किसी की सुनने को दिल चाहता था। सुबह से अपने कमरे में बंद होने की वजह से अब उसे वक्त का भी अंदाज़ा न था कि क्या वक्त हो रहा है। दोपहर ढल रही थी या शाम अपने पर फैला रही थी, उसे कुछ इदराक ना हो सका। कमरे में तहलील अंधेरे ने सब कुछ गोया निगल लिया था। किसी के दरवाज़ा बजाने पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ नूरा के साथ ही नाजिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, नक-सक से तैयार हुई। वो यकदम उठ बैठी। उसका यूं इस तरह आना कभी भी अच्छाई लेकर नहीं आया था। भाभी जान, कमरे में अंधेरा किए क्यों लेटी हैं? वो धड़ल्ले से आगे बढ़ी और एक साथ हाथ मारकर सारी बत्तियां रोशन की तो उसकी आंखें लम्हे भर को चुंधिया गईं। नूरा ने आगे बढ़कर चंद तहाइफ उसके बेड पर रखे और फिर अदब से दरवाज़ा बंद करती पलट गई। उसने सवालिया निगाहों से पहले बेड पर रखे तहाइफ को देखा और फिर नज़रें नाजिया पर उठाई। ये सब क्या है? नाजिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर उसी तकलीफ से उसके सामने जाकर
और फिर उसी तकल्लुफ़ से उसके सामने सोफ़े पर जा बैठी। तोहफ़े हैं तुम्हारे लिए, माँ जी लेकर आई हैं, अगले महीने की तारीख रखेंगे तुम्हारी और नफ़ीस की शादी की। उसने उसे ख़बरनामा सुनाकर उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा महज़ूज़ होकर देखा। अमल का रंग एक पल को निचर कर रह गया। क्या बकवास है ये? अभी ताया जान की हालत देखी है तुमने? और ऊपर से वली को भी गोलियां लगी हैं, अस्पताल में वो मौत के मुंह से बचकर निकले हैं दोनों लोग हमारे घर के। तुम्हारी माँ जी को क्या अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रही हैं? उसने धाड़ कर कहा, मगर नाजिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही मुस्कुराती नज़रों से उसकी बिखरती शख्सियत को देख रही थी। फिर ज़रा आगे होकर बैठी और उसकी आंखों में झांका। क्या तुम्हें याद है अमल, जब अरशद भाजी को ज़मीनी मसले में गोलियां लगी थी, तब हम और हमारा पूरा ख़ानदान, पूरी हवेली एक तबाहकुन सूरत हाल तक पहुंच गई थी। हम सब जिंदा होते हुए भी मर गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी परवाह नहीं की। निगार ताई ने उन्हीं दिनों हाशिम की शादी रख दी थी। कितने लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ख़ानदान में एक बहुत बड़ा गम आया, आपको अभी किसी भी किस्म की दावतों से परहेज़ करना चाहिए। जानती हो क्या जवाब दिया था उन्होंने? वो एक पल को मुस्कुराई। अमल दम साधे उसे देख रही थी। उन्होंने कहा कि अरशद को गोलियां उन्होंने नहीं मरवाई, और ना ही ये उनका मसला है। ये तो अरशद ही का कोई किया धरा होगा जो यूं उसके सामने आ गया। हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे अमल। हुसैन ताया को इस हालत तक हमने नहीं पहुंचाया। यकीनन उनका कोई किया धरा होगा जो यूं उनके सामने आ। मजबूती से खड़ी हवेलियों की बुनियादें अंदर से दीमक ज़दा थी। कौन थे वो लोग जो कहा करते थे कि हवेलियों, कोठियों और बंगलों में रहने वाले ऐश किया करते हैं? उन्हें कोई बताए कि अंदर पलती जहरीली सियासतें हर एक ज़िंदगी को सूली पर चढ़ा रही होती हैं। अमल की झिलमिलाती आंखें बरस पड़ी थी। कैसे जानवरों के दरमियान रह रही थी वो। यहाँ कोई किसी का नहीं था। हर एक बस घात लगाए बैठा था कि कब अगला चूके और हम उसे धर लें। ये इंसानों की बस्ती तो नहीं लगती थी, ये तो जानवरों की बस्ती का कानून था। उसका एकदम से दम घुटने लगा। अब हमारा वक्त है अमल, हम भी नफीस की शादी करके दिखाएंगे उन्हें। अब हमारा वक्त है अमल, हम भी नफीस की शादी करके दिखाएंगे उन्हें, और साथ ही एक ज़िंदगी का सबक भी देंगे कि दुख दुख होता है। उसके पीछे चलती वजूहात की बिना पर आसपास के लोगों को तकलीफ़ नहीं दिया करते, और जो ऐसे करते हैं वो एक दिन भुगतते भी हैं। आराम से कहकर वो पीछे होकर बैठी। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा नाजिया, तुम अपनी माँ जी को समझाओ, ऐसा ना करें। कभी ताया और उनके घर वाले बहुत बड़े इस गम के ज़ेरे असर हैं। अभी अभी ये सब करना इंसानियत के दर्जे से गिरने वाली बात है। प्लीज़ नाजिया, अर्जुमन ताई को समझाओ। कुछ वक्त गुजर जाए फिर हो जाएगी शादी भी। शादी का क्या है? उसने उससे इल्तजा की। वो इस सब पर खामोश नहीं रह सकती थी। ये बहुत गिरी हुई हरकत थी, इंतहाई घटिया और नीच। ऐसे वक्त में वो दुल्हन बनकर नहीं बैठ सकती थी, हरगिज़ भी नहीं। ये जुल्म नहीं है अमल, ये जुल्म का बदला है। हम भी इसी तरह टूटी बिखरी हालतों में थे जब उनके यहाँ से आती शहनाइयों की आवाज़ से हमारे दिल कट जाया करते थे, मगर किसी को परवाह नहीं थी। अब हमारा वक्त है। तुम ये कपड़े देख लो, माँ जी ने भिजवाए हैं, और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी अगले महीने ही होगी। आखिरी लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर कहती वो उठी और सख्त सा चेहरा लिए बाहर की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा आज खुला था। उसे नीचे लाउंज में होती बातों की आवाज़ें आ रही थीं। आगा जान हसन ताया से बहस कर रहे थे कि वो ऐसे वक्त में हरगिज़ भी शादी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ भला कोई सुनने को तैयार ही कौन? मगर वहाँ चल लो ये अज़ाबो, लेकिन वहाँ सुनने को भला कोई तैयार ही कौन था? उसने आहिस्ता से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर कदम कदम चलती शीशे से ढकी खिड़की की जानिब चली आई। बाहर सब्ज़ाज़ार पर हर तरफ रात उतरने लगी थी। उसके अंदर भी खामोशी सिवा होने लगी। लफ्ज़ सिमटने लगे और इल्तजाएं दम तोड़ने लगी। थपक कर माथा शीशे से टिकाते उसे वली याद आया। यकायक गरम गरम आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा था। एक वली था कि जिसकी मौजूदगी तक़वियत का बाइस थी, लेकिन अब तो वो भी चला गया था। एक आस थी कि वो होगा तो सब संभाल लेगा, मगर अब वो नहीं था, कहीं भी नहीं था। अभी हसन ताया की हालत बहुत ख़राब है पापा, हम इस अरसे में शादी नहीं कर सकते। हसन ताया ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपने भाई के दुख का कोई अंदाज़ा नहीं है? बख्तियार लाउंज में बैठा बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। एक जानिब को बीजान परेशान सी बैठी थी और दूसरी जानिब आगा जान का संजीदा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं खुद जाकर बात करता हूँ उनसे। ऐसे कैसे वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? ठीक है, तारीख लड़के वाले ही तय करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो इस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते फिर। मैं जाकर बात करूँगा उनसे। रुक जाओ बख्तियार। वो बरहमी से उठकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो ज़मान ने बेसाख्ता उसे रोक लिया। मैं हाँ कह चुका हूँ भाई साहब को। क्या? उसे झटका लगा था।
उसे आगा जान पर एक मिनट के लिए यकीन नहीं आया। वो जो दर हकीकत हर एक का दर्द रखने वाले थे, उस वक्त अपने भाई के दर्द से यूं गाफिल हो रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन इतनी जल्दी क्या है आगा जान? संभल कर बस उसने इतना ही पूछा था। जमानी ने गहरा सांस लेकर जर्द पड़ता चेहरा उठाया। मुझे हाँ कहना ही था बख्तियार, क्योंकि मैं बेटी वाला हूँ और मेरा हाथ हमेशा से नीचा था। हसन भाई इस रिश्ते के लिए चंद शराइत पर मान कर गए हैं और मेरे ख्याल में मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस बारे में कोई बात करके मामले को मजीद मत उलझाओ। मैं पहले ही परेशान हूँ इस सब को लेकर। जमान बहुत थके थके लगते थे। एक जानिब कारोबार था कि जिसकी खबर तक ना होती थी उन्हें वली की मौजूदगी में, लेकिन अब उन्होंने सर सोफे की पोस्ट से टिकाया। वो अब खुद को बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उनके नातवा कंधों पर बहुत सा बोझ आ पड़ा था। कैसी शराइत! बख्तियार वापस बैठ गया। अब कि वो आगा जान और बीजान दोनों को देख रहा था। उसके वालिदैन देखते ही देखते कितने बूढ़े लगने लगे थे। शादी इंतहाई सादगी से की जाएगी। वो अपनी तरफ भले जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से किसी भी तरह की कोई रस्म नहीं होगी। हम अमल को सादगी से रुखसत करेंगे। इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और जहाँ तक मेरा दुरुस्त भी यही है कि उनकी बात मान ली जाए। अर्जुमंद भाभी का बनता बिगड़ता मिजाज किसी की समझ में नहीं आ सकता। खामखा किसी इंतहाई फैसले से बेहतर है कि बात तरीके से बन जाए। उन्होंने कहकर एक लंबा सा सांस खींच लिया। दरवाजे के पीछे से सुनती शाजिया के दिल पर हाथ पड़ा। उन्होंने एक लंबा सांस खींचा सा दरवाजे के पीछे से सुनती शाजिया के दिल पर हाथ पड़ा। आज उसका बाप चारपाई पर आ गया था, मगर यहाँ तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। सब अपने अपने चक्रों में लगे थे। किसी को उसके बाप का दुख नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है इस बात की। उनकी सारी बातें सुनने के बाद भी बख्तियार बेसकून ही था। आगा जान ने एक निगाह उठाकर उसे देखा। उन्हें जल्दी इसी बात की है बख्तियार, जितनी जल्दी निगार भाभी को अरशद के वक्त हाशिम की जल्दी करने की थी शादी। उन्हें जल्दी इसी बात की है बख्तियार, जितनी जल्दी निगार भाभी को अरशद के वक्त हाशिम की शादी करने की थी। दरवाजे के पीछे खड़ी शाजिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा था। इसमें हम कसूरवार नहीं हैं। मुझे इस शादी की कोई जल्दी नहीं, लेकिन अर्जुमंद भाभी को इस शादी की जल्दी इसलिए है क्योंकि उनके दिल पर लगा वो जख्म आज भी ताज़ा है। जब निगार भाभी ने उनका ख्याल इतने नाजुक वक्त में नहीं किया, तो अब अर्जुमंद भाभी क्यों अपना दिल उनकी जानिब से नर्म करेंगी? ये दुनिया लेन देन के कानून पर चलती है बख्तियार। आज जो तुम बोगे कल वही काटोगे। कड़वे फल लगाकर मीठे दरख्तों की तमन्ना करने वालों को कभी मीठे फल नहीं मिला करते। सहराओं में चश्मे सिर्फ उनके लिए उबलते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हों, जिन्होंने नंगे पैर चलकर सहराओं को सब्र के साथ अबूर किया हो। आज निगार भाभी, हुसैन भाजी और उन जैसा हर बंदा वही काट रहा है जो उन्होंने एक अरसा पहले बोया था, और इस कटाई में मेरा कहीं भी कोई रद्द अमल नहीं है। अपनी आखिरी बात करके अपने आखिरी फैसले सुनाकर जमान हमेशा यूं ही उठ जाया करते थे। अभी भी वो आहिस्ता से उठे और लाउंज अबूर करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। बख्तियार चंद पल खामोशी से बैठा रहा, फिर भी वो उठकर अपने कमरे में चला आया। शाजिया दरवाजे से लगी मुजस्मा बनी हुई थी। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर गहरा सांस भरता बेड पर जा बैठा। किसी को भी किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो वजाहतें वक्त दिया करता था, इंसान की मजाल ही क्या जो उनसे नज़र फेर सके। शाजिया भी अपने किए गए अमाल से नज़र नहीं फेर पा रही थी।